हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार आप सभी का अपेक्स क्लासेस एजुटेक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आपका जो 2020 में पेपर हुआ था उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट में आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यहाँ पे पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन को। और एग्जाम ये देखेंगे कि एग्जाम में हमारे सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें जल्दी से कैसे सोल्व करना है, वो आपको ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके जो क्लास 6 का पेपर था 2020 का, उसको हम टारगेट करेंगे आज। और इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पार्ट वन में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 जो आपका है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 में देखेंगे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड करना है। बाइलिंगुअल है आपका पेपर, जो है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन अगर हिंदी में आपके पेपर में इंस्ट्रक्शन होता है प्यारे बच्चों कि अगर हिंदी में कोई मिस्टेक आ जाती है तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी जाती है। आपका पेपर हुबहू जो लैंग्वेज थी वो ऐसे के ऐसे ही थी पेपर में, कि सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या। अब देखो, सबसे कम की जगह छोटी आती है, सबसे छोटी है सबसे कम एक ही बात है। सबसे छोटी, सबसे कम और सबसे छोटी एक ही बात है। ठीक है, सबसे छोटी के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिससे डिजिट जो यूज करना आपको 6, 2, 7, 4, 3 अंकों का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है और फिर उनका अंतर लेना है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यानी प्रत्येक को एक ही बार यूज करना है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, पहले ये संख्या बनाना बताया था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ध्यान से समझना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, ग्रेटेस्ट और लिस्ट या सब स्मॉलेस्ट। तो वो कैसे निकालते हैं? ग्रेटेस्ट के लिए जो डिजिट्स, बड़ा से बड़ा डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 7 आ गया हमारे पास, फिर क्या आएगा 6 के बाद क्या आएगा बड़ा कौन सा 4 के बाद कौन सा बड़ा 3 और फिर कौन सा 2 है। जबकि सबसे छोटी में क्या करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 आएगा, फिर 3 आएगा और एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। अब इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका अंतर निकाल लो। 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6 और 7। अंतर निकालो कितना आ रहा है। देखो, यहां 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो इधर से एक हम वो लेंगे, बोरो लेंगे, तो उधार लेंगे। तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। अब यहां पे कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से उधार लेंगे। 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6। अब देखो लास्ट 2 65 आ रहा है, 65 यहां भी आ रहा है, 65 यहां भी आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा, मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, 2 ही ऑप्शन होंगे आपके। आगे देखो, अब यहां से एक उधार लिया तो 3 बचा। अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो एक उधार लिया, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9। 965 दोनों में है, दोनों में 965 है। अब यहां पे कितना बचा, उधार लिया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। तो 2, 9, 6, 5, मतलब ये वाला आंसर होगा। आगे तो आपके 5 ही आने वाला है, आगे तो आपके 5 ही आने वाला है। तो आपका आंसर आ गया 5, 2, 9, 6, 5, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ों तक पहुंचाने में, निकटतम सैकड़ों तक पहुंचाने के द्वारा उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। उत्पाद ये क्या होता है कि आपके पेपर में ऐसी लैंग्वेज आई है कि वो ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती कभी कभी। प्रोडक्ट होता है, इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका मतलब होता है गुणनफल, इसका मतलब होता है गुणनफल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो गुणनफल आ रहा है इसका अनुमान लगाना है निकटतम 100 में। निकटतम 100 का मतलब ये है जैसे 100 तक लेके जाना है आपको। ठीक है, जैसे 99 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, निकटतम 100 में 100 लिखते हैं। ठीक है, 50, 51 से लेकर 99 तक को क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। और 1 से लेकर 49 तक हम क्या लिखते हैं, इसको 00 ही लेते हैं। इसको क्या लेते हैं, 00 ही लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, 1 से लेकर 49 तक 00 लेते हैं, इनको हम लेते हैं 100 तक, 100 मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका गुणनफल करना है। तो एक तो है 5980 और मल्टीप्लाई एक है 428। तो मैंने बताया 28 इसके बीच में है, तो इसको 00 ले लेते हैं, तो 400 हो जाएगा। इसको देखो 80 है, तो 80 को 100 में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, अरे भाई ये 980 है ना, तो 980 को जब इस 80 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 100 हो जाएगा, 900 प्लस 100 का मतलब 1000 आ जाएगा आपके पास, ये अप्रोक्सीमेटली 1000 के बराबर है, निकटतम 100 में लेके जाना है इसको, ठीक है। जब ये 100 हो जाएगा तो 900 और 100 कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 एक ऐड हो जाएगा तो 6000 आ जाएगा। तो 2 0 3 0 5 0 कहाँ पे आ रही है, 5 0 इसमें आ नहीं रही, 4 0 आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, 5 0 यहाँ पे आ रही, 3 और 2 5, मतलब ये आंसर होने वाला सी। 6 चौका 24, 6 4 जा 24 और 5 0 लगा दो 50, ये आपका आंसर आएगा। तो निकटतम 100 का मतलब ये वैल्यू होती है इनको 100 में लेते हैं, ये वैल्यू होती है इनको 00 में ले लेते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 नंबर 3:4:5 के अनुपात में है और उनके एलसीएम 2400 है, एलसीएम 2400 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको उनका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है, और एलसीएम आपको दे रखा है, एलसीएम 2400 दे रखा है। क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लेता हूं मैं। 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400, their SCF is, SCF बताना है। तो 3 नंबर है 3:4:5, ठीक है। अब देखो जो LCM होता है ना वो क्या होता है, LCM जो LCM हम लेते हैं, LCM जो होता है वो क्या होता है, अगर ये अनुपात में 3 नंबर दे रखा है, नंबर 1 नंबर 2, हमेशा ध्यान रखना नंबर 3, अगर 3 नंबर इस रेशियो में दे रखा है तो LCM जो होता है ना वो क्या होता है, SCF इंटू इनका प्रोडक्ट 3:4:5, ये हमेशा ध्यान रखना भाई। जब हम इससे कैंसिल करते हैं बड़े से बड़े नंबर और फिर रेशियो निकालते हैं, तो जो बड़े से बड़ा नंबर से कैंसिल करते हैं ना वो आपका एचसीएफ ही होता है। अगर इस नंबर को लेंगे तो ये 3x हो जाएगा, अगर इसको लेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये 5x, किसी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो वैल्यू है, ये किसी ना किसी से कट के आई है, तो वो हम मान लेते हैं x के कट के आई है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3x 4x, x जो है ना वो आपके पास एचसीएफ है, एचसीएफ है, एल्स x जो है सबका कॉमन है ना, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो x आपके पास। तो ये एलसीएम ऐसे बनाते हैं हम, अगर नंबर का रेशियो गिवन है तो एलसीएम क्या होता है, ये होता है एचसीएफ इंटू नंबर्स का प्रोडक्ट। अब ये 2400 दे रखा है आपको और यहां पे क्या आएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय इसको करो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, कितना आ गया 60, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 आ गया आपके पास। 5 चौका 20 3 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट जाएगा ये, ठीक है। 6 चौका 24, कितना आ गया, एचसीएफ का मान कितना आ गया आपके पास 40, 6 4 जा 20। आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे कि एचसीएफ इक्वल 2400 अपॉन में ये हो जाएगा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 के डिवाइड कर दो, 6 4 जा 20, यानी 40 आपका आंसर आ गया। अब 40 कौन से ऑप्शन में, डी में है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे चलें। तो एक हमेशा ध्यान रखना, ये रूल हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, रेशियो का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ, यहां से आप एचसीएफ निकाल सकते हो आसानी से। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे चले प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, लीला है वो एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है जिसमें 100 पृष्ठ है। एक बुक है आपके पास, उसमें टोटल, एक बुक बना लेते हैं, यहां पे ध्यान से समझना, ये आपके पास बुक है, ठीक है, ये आपके पास कोई बुक है, किताब है ये, ठीक है। इस किताब की लीला कितने पृष्ठ पढ़ती है, 25 पृष्ठ पढ़ती है, जबकि 100 पृष्ठ है टोटल, उसमें पृष्ठ कितने टोटल 100 पेज है। ललिता ने उस किताब को 2/5 पढ़ा, उसने कितना कम पढ़ा, इसने कितना कम पढ़ा लीला से, ठीक है। आपको ये बताना किसने कितना कम पढ़ा, ये पूछ रहा है। लीला रीड्स 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस एंड बाय हाउ मच, किसने कम पढ़ा और कितना पढ़ा। तो मैं लीला की बात कर रहा हूं, यहां पे लीला, ध्यान से समझना, ये लीला है, लीला ने कितना पढ़ा प्यारे बच्चों, 25 पृष्ठ पढ़े। जबकि दूसरी क्या है, ललिता है, लीला और ललिता, लीला और ललिता, ललिता ने कितना पढ़ा 100 का 2/5, यानी 2/5 ऑफ 100, 2/5 ऑफ 100, तो 2/5 निकाल लो, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 20 22 जा कितना हो जाएगा 40, यानी इसने 40 पेज पढ़े, इसने 25 पढ़े। तो इसने कितने कम पढ़े, देखो 15 कम पढ़े, कितने 15 कम पढ़े, किसने कम पढ़े, लीला ने, लीला ने 15 कम पढ़े, ठीक है, लीला ने 15 कम पढ़े। तो किसने कम पढ़े, तो लीला ने कम पढ़े, तो ललिता वाले तो आंसर ही गलत हो जाएगा, और 15 पेजेस कम पढ़े, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट।
आगे चलें प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। √625/11 एंड 14/(√25) इंटू 11/√6 किसके बराबर है, इज इक्वल टू, इंग्लिश में भी दे रखा है इज इक्वल टू, ठीक है। ये लाइन वैसे यहां आनी चाहिए थी, नीचे इंग्लिश में आना चाहिए था ये, ठीक है। इंग्लिश में भी आएगा एक क्वेश्चन, लेकिन यहां पे थोड़ा लैंग्वेज नीचे आ गई, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में भी ऐसा आता आपका पेपर कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो अंडर रूट आपको याद होना चाहिए, 625 का जो अंडर रूट होता है वो 25 होता है, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है ये, और अंडर रूट 196 से याद रहनी चाहिए 14 का होता है। तो आप वैल्यूज रख दो, अंडर रूट 625 की जगह मैं 25 रख रहा हूं, और नीचे आ गया 11 इंटू 14, और इसकी जगह मैं रख रहा हूं 5, और इंटू ये हो गया 11, और नीचे इसकी जगह आ जाएगा 14। तो ये 11 से 11 क्रॉस में कट गया, 14 से 14 क्रॉस में कट गया, ये 5 से 5 5 जा 25। तो फाइनली ओनली आपके पास 5 बचा है। कितना बचा, 5। 5 आपका करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मजेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। नवीन ने अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और पतलून के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई बताइए। देखो दो बात हो रही है यहाँ पे। नवीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज ट्राउजर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हिम। आपको ये बताना। तो देखो यहाँ पे मैं शर्ट लिख रहा हूं, शर्ट, और यहां पे ट्राउजर, दो की बात कर रहा हूं। अब शर्ट के लिए कितना लिखा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और पतलून मतलब ट्राउजर के लिए उसने 2 मीटर और 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 5 को 0.5 लिखेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। इनको आपको ऐड करना है टोटल निकालने के लिए। तो ऐड करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, 0 से 0 5 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर का डिवाइड, 100 सेंटीमीटर होते, तो 100 का डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5.25 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, मीटर आएगा भाई, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में आएगा ये। 5.25 मीटर, ठीक है, 5.25 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। 3, 4 और 9 का कम से कम, 3, 4, 9 का कम से कम सामान्य गुणनफल, एलसीएम। देखो कम से कम सामान्य गुणनफल का मतलब एलसीएम होता है, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको, छोटे से छोटा मल्टीपल। इंग्लिश में भी देखोगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। एलसीएम निकालना 3, 4, 9 का। तो एलसीएम कैसे निकालते 3, 4, 9 का, बड़ा ही सिंपल है। आप देखोगे तो 36 आंसर आएगा इसका। 3, 4, 9 मैंने बताया था निकालना फटाफट कि 3 और 9 का एलसीएम तो 9 होता है, और 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36। तो 36 आपका आंसर आ गया। फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं आपको। एलसीएम निकालने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, डिवीजन में। 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 3 में नहीं जा रहा है एज इट इज, इसमें जा रहा है 2 2 जा 4 9 एज इट इज। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 3 में नहीं जा रहा है एज इट इज, 2 1 जा 2 9 एज इट इज। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 1 और 3। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 1 और 1। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 4 इंटू 9, वही आएगा 36, ठीक है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर दे, 36 आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक विमान 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। समान दूरी को 1 and 2/3, ये 1 and 2/3 है भाई, 1 and 2/3 आवर्स। इसको करेक्शन कर लेना, करेक्शन ही है वैसे तो, लेकिन एक छोटा सा है जो शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको मैं बता देता हूं। ये 1 and 2/3 आवर्स है, ठीक है। 1 से 2/3 घंटों में कवर करने के लिए इसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए? स्पीड, सेकंड केस में स्पीड निकालनी, जबकि दोनों में उसकी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। एन एरोप्लेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 and 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ। तो आपको पता है दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब डिस्टेंस इक्वल है तो आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड 1, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम,
और इधर क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम t2। जब भी डिस्टेंस बराबर हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। या एक तरीका हो रहा है कि पहले डिस्टेंस निकालो पहले केस से, और फिर डिस्टेंस की यूज करके सेकंड में आपको स्पीड निकालो, नहीं तो डायरेक्ट ये यूज करो। जब डिस्टेंस इक्वल हो तो यूज करो, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद है या नहीं है, मैंने आपको बताया था जब स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया था तब, ठीक है। अब देखो पहले केस में स्पीड कितनी है, 240 है। पहले तो देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर में होना चाहिए, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टाइम कितना आपका 5 आवर्स, इक्वल स्पीड 2 आपको निकालनी है, और टाइम कितना देगा सेकंड केस में 1 and 2/3 आवर। 1 and 2/3 आवर का मतलब 3 1 जा 3 2 5, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आवर, 5/3 आवर। भाई इसको गुणा करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 5/3 आवर्स, तो हो जाएगा 5/3 आवर्स। अब देखो निकालना है आपको, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 × 240, यानी आंसर कितना आ गया 0, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 7 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, 720 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और एक चीज आप याद रखना प्यारे बच्चों, हमेशा एक चीज आप याद रखना, बहुत ही काम की चीज है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है ना, जब डिस्टेंस इक्वल होती है ना, तो स्पीड जो है, ध्यान से समझना, स्पीड S2 S1 और ये टाइम T1 T2 है। अगर टाइम आपका डबल हो रहा है तो स्पीड क्या होगी आपकी, स्पीड हाफ हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ। अगर आपका टाइम जो है, टाइम अगर हाफ हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड आपकी हो जाएगी डबल। उल्टा होता है, उल्टा होता है, स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर टाइम आपका हाफ हो रहा है तो स्पीड डबल हो जाएगी, टाइम डबल हो रहा है तो स्पीड हाफ हो जाएगी। और अगर आपका टाइम आपका 1/3 हो रहा है, टाइम आपका समझना, टाइम आपका 1/3 हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 3 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, पहले केस में स्पीड कितनी थी, 240 थी, और टाइम कितना था, 5। दूसरे केस में स्पीड निकालनी और टाइम कितना, 5/3। अब आप देखो टाइम कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। ये हमेशा याद रखो, 3 टाइम्स होने का मतलब 240 × 3, और ये हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर प्यारे बच्चों। फास्ट ट्रैक तरीका है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है दोनों केस में, दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये एक दूसरे से रिवर्स फैक्टर से इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। आया नहीं आया समझ में बताइए, ठीक है भाई। ये अगर 1/3 हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। अगर टाइम 1/3 हो रहा है तो स्पीड 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये डबल है तो हाफ, ये हाफ है तो डबल, ये 1/3 है तो 3 टाइम्स, अगर ये 3 टाइम्स है तो 1/3, ठीक है। उल्टा रिवर्स हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये फास्ट ट्रैक मेथड है, इसमें आपकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो फटाफट आंसर हो गया, तो समझाने के लिए लिखा है, ये तो आपको याद रखना है। आपका सोल्यूशन तो ये है, आपका सोल्यूशन तो ये है, दिस इज सोल्यूशन। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या, 720 किलोमीटर पर आवर। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 दिनों में 16 दिनों में 2 दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। ए है वो दिए 2 स्टेशनों के बीच एक रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है। बी 12 दिनों में वही काम कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई। जबकि सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा कर लिया, फिर सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, ए कैन ले railway track between 2 given station in 16 days and B can do the same job in 12 days with the help of C. They did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in how many days? आपको बताना C अकेला कितने दिनों में करेगा। तो एक तो A की बात हो रही है, एक B की बात हो रही है, एक तीनों की बात हो रही है, तीनों मिलके A + B + C। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। A जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है। कितने दिनों में, 16 डेज में। मैं डेज नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं 16 डेज, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं 16 डेज में कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, और A + B मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं,
4 डेज, डी 4 डेज, आगे डी लगा रहा हूं, डी 4 डेज, 16 डेज, 12 डेज और 4 डेज। अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अज्यूम करते हैं पहले। और टोटल वर्क कैसे अज्यूम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके, इन तीनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क अज्यूम करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 16, 12 और 4 का। देखो 4 और 12 का एलसीएम तो 4 ही होता है, सॉरी 4 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होता है। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 हो जाएगा। तो हमने टोटल वर्क 48 यूनिट ले लिया। कितना ले लिया, 48 यूनिट। 48 यूनिट टोटल वर्क है हमारा, टोटल काम ये कर रहे हैं। अब ये 16 दिनों में 48 यूनिट काम कर रहा 48, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे यूनिट निकाल लेते। एक दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 48 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना होगा आपके पास 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट एक 1 डे में। 1 डे की बात हो रही है भाई, 1 डे में कितना कर रहे हैं, 1 डे में कितना कर रहे हैं। और ये कितना करेगा बताइए, 12 दिनों में 48 कर रहा, तो एक दिन में कितने करेगा, 48/12, और कितना आ जाएगा आपके पास 4 यूनिट। कितना आएगा, 4 यूनिट। ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, 4 ही लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, 4 यूनिट। और ये जो है 48 यूनिट को 4 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलके, तो एक दिन में कितना करेंगे तीनों मिलके, 4 का डिवाइड कर दो तो 12, ठीक है, 12 यूनिट एक दिन में करेंगे। अब देखो एक दिन में ये 3 यूनिट कर रहा है और ये 4 यूनिट कर रहा है, और तीनों मिलके 12 यूनिट कर रहे हैं। तो यहां से हम सी की निकाल सकते हैं। सी की कैसे आएगी बताइए, सी की एक दिन का काम निकाल सकते हैं। सी कितना निकालेगा, सी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का जो है आपके, उसमें से ए प्लस बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, ए प्लस बी, ये आपके आ रहा है 12, और ये आ रहा है आपके पास कितना, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, तो कितना हो गया आपके पास, ये 12 माइनस कितना हो गया 7, यानी 5 आ गया, 5 यूनिट, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा हूं सी। तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा अकेला सी, टोटल काम को, तो सी कितने दिन में करेगा टोटल काम को, 48 यूनिट्स को कितने दिन में करेगा, 48 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपके पास 5 9 जा 45, फिर 3 बचा 3/5, 3/5 डेज में कंप्लीट करेगा। डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, दिस इज योर आंसर। आया नहीं आया समझ में बताइए। अरे भाई हमेशा ध्यान रखना, जब टाइम निकालना हो ना आपको, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा, सिंपल सी चीज है भाई। ये एक दिन में कितना काम कर रहा, 5 यूनिट, तीनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके 7 यूनिट कर रहे हैं, 3 और 4 7, तो ये अकेला कितना कर रहा, 5 यूनिट कर रहा, बचा हुआ 5 सी तो कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना कर रहा, 5 यूनिट, तो इतने को कितने में करेगा, तो डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया, चलिए उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर और नॉट बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अरे यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, हमेशा आपको ऐसे ही करना है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद आपको सोल्व करना है। एलसीएम निकालो पहले और फिर सोल्व करो। तो एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आता है, फिर सबका डिवाइड कर करके एफिशिएंसी निकाल लो, फिर आपको जिसकी एफिशिएंसी पूछी उसकी एफिशिएंसी निकाल के आप जैसे भी क्वेश्चन आ रहा है वैसे आंसर कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आकृति में आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या, त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या, और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए सभी वृत्तों की संख्या, सभी आकृतियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं, जो ट्राइंगल है वो कितने हैं टोटल, ट्राइंगल जो है 1 2 और 3, 3 ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। मैं इसको बना देता हूं, ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज, 3 ट्राइंगल, तो 3 है ट्राइंगल्स, ठीक है। और ये आपके पास एक वृत्त, सर्कल 2, और स्क्वायर कितने 1, और ये 2 स्क्वायर है इस आयत के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले क्वांटिटी कितनी है, ये कितने 3 है, सर्कल कितने हैं आपके पास 2 है, और स्क्वायर कितने हैं आपके पास, ये भी 2 है, और टोटल कितने आगे, टोटल बताइए, टोटल आपके पास आगे 7। अब वो पूछ रहा है आपको कि सबसे पहले इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल। एक तो ये रेशियो निकालना है, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन, एक ही बात है, ठीक है। ये से रेशियो निकालो, चाहे इसको फ्रैक्शन में लिखो, एक ही बात है। तो ये कितना आएगा आपके पास 3, और ये कितना है 2, 3/2 आएगा। तो 3/2 कहां पर है, 3/2 एक में ही दिख रहा है, यही आपका आंसर आएगा।
दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है भाई, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, एक पे अगर टिक करके आगे बढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है, पूरा सोल्व करके बता देंगे। आगे क्या पूछ रहा है, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, आगे बोल रहा है कि इनसाइड द रेक्टेंगल एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स, ऑल, तो स्क्वायर कितने आपके पास 2 और ऑल कितने 7, 2/7, दूसरा 2/7 आएगा, तो 2/7 इसमें दे रखा है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, 3/2, 2/7। इस आकृति में आपको बताना है, इस रेक्टेंगल के अंदर रेशियो निकाला, ये रेशियो ही होता है एक तरीके से, फ्रैक्शन में रेशियो लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राम राहुल और रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया, राम राहुल रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया, बैग में 272 पत्थर थे, 272 स्टोन्स, दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के बाद कितने पत्थर को छोड़ दिया था, बताना है आपको, ठीक है। और इंग्लिश में पढ़ लेता हूं कि राम राहुल एंड रोहित शेयर ए बैग ऑफ मार्बल्स, द बैग कंटेन 272 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड्स शेयर देम इक्वली। ये तीनों भाई, राम है, एक राहुल है और एक आपके पास रोहित है, तीनों बेस्ट फ्रेंड है, इनको टोटल जो पत्थर मिले वो 272 है, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, राम राहुल और रोहित, समझना, टोटल 272 स्टोन्स थे, इनको तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। अब वो बोल रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बोल रहा है ये कि साझा किया तो कितने पत्थर बचेंगे, अभी तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 272 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 9 जा 27 और 0, फिर 2 बचेंगे। अब देखो 2 स्टोन बच रहे हैं, 90 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यानी सब में 90 आ जाएंगे, सब में 90 आ जाएंगे, फिर भी 2 स्टोन बचेंगे, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड करने के बाद कितने बच रहे हैं आपके पास, 2 स्टोन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 2 आपका आंसर आएगा, डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12, 4 दर्जन केले की कीमत 60 रुपए है, 12.5 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन, इंग्लिश में देखो, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनानाज इज ₹60, हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹12.5 रुपी। आपको ये बताना है कि 4 दर्जन केले, तो हम आपको कितने केले, नंबर ऑफ बनानाज आपको निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ बनाना, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, और नीचे कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, आपके पास कितने रुपए और एक बनाना कितने में आ रहा है उसका डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड कर देंगे। लेकिन पहले देखो आपको क्या बोल, 4 दर्जन केले, 4 डजन का मतलब कितना होता है, 4 डजन केले जो आ रहे हैं वो कितने में आ रहे हैं, 60 रुपए में आ रहे हैं, 4 डजन का मतलब कितना होता है 48, तो 48 आ रहे हैं आपके पास कितने रुपए में, 60 रुपए में, तो 1 बनाना कितने में आएगा बताइए, 1 बनाना आएगा 60/48, तो 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 4 का डिवाइड कर दो, तो इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आ जाएगा 1.25, 1.25 रुपए में आ रहा है एक बनाना, 1 बनाना जो है आपके पास वो कितने में आ रहा है, 1.25 रुपए में, 1.25 रुपए में आ रहा है, तो नंबर ऑफ बनाना, टोटल कॉस्ट कितनी है उसके पास 12.5 रुपए, उसमें 1.25 का डिवाइड कर दो, अब देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट उठ गया, लेकिन 1 पॉइंट एक्स्ट्रा तो 0 लग जाएगी, तो आपके पास जाएगा 1250 और नीचे आ जाएगा 125, ये कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10, तो 10 बनाना होंगे उसके पास, कितने, हाउ मेनी बनाना जो मतलब 10 बनाना उसमें खरीद 12.5 रुपए में 10 बनाना खरीद सकता है, कितने बनाना खरीद सकता है 12.5 रुपए में 10 बनाना। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 50.25 है, 16 लड़कों का औसत वजन, यानी 16 बॉयज, 16 बॉयज यानी लड़के, इनका औसत वजन कितना है आपके पास, एवरेज आपको दे रखा 50.25, ठीक है, और शेष 8 लड़कों का, 8 बॉयज है, उनका औसत वजन कितना दे रखा है आपको, एवरेज 45.15, 45.15, आपको बोला सभी लड़कों का औसत बताइए, तो सभी लड़कों का औसत निकालने के सभी का सम निकालना पड़ेगा। अब देखो इनको सम निकालते तो सम कैसे निकालते हैं आपको पता है, एवरेज
इंटू नंबर, नंबर कितने टोटल, तो एवरेज है 50.25 और नंबर कितने 16, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 80 804 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 804, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप। और यहाँ पे करेंगे सम निकालेंगे दोनों का, तो कितना आएगा आपके पास 45.15 इंटू नंबर कितने 8 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 और ये हो जाएगा 361.2 361.2। क्यों, क्योंकि 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा, और 15 को 8 से करेंगे तो 120, तो 1.2, 120 में 100 का भाग लगाएंगे तो 1.2 और 360 361.2 आ गया। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। अब टोटल सम कितना आएगा, अगर मैं टोटल सम की बात करूं, टोटल सम ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कुल सम योगफल 804, कुल योग हिंदी में लिख लेता हूं मैं, कुल योग 804 प्लस 361.2, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, पॉइंट 1 और 4 5 आ जाएगा, 606 आ जाएगा, 8 और 3 11, 1165 आ गया। अब एवरेज निकाल लो सभी का, सभी का एवरेज क्या आएगा, सम डिवाइडेड बाई एन, तो सम कितना है, औसत, औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योगफल तो आ गया 1165.2 और संख्या कितनी है 8 16 कितनी होगी 24, सबका निकालना है, तो डिवाइड कर दो, 24 का भाग दे दो, 24 का भाग दोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट आपके पास, ये 4 बार जाएगा। अब भाग देके देख लेना, ठीक है, ये तो काट दो 2 से, नहीं तो 4 का भाग इसमें भाग दो, तो 24 चौक कितना होता है 24 4 जा 96 होता है, 96, ठीक है, 96 4 टाइम चला गया। अब 116 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 96 माइनस करेंगे 20 और 5, तो कितनी बार जाएगा ये आपके पास 8 टाइम्स चला जाएगा, कितनी बार 8 टाइम्स, 192 होता है, 8 टाइम्स चला जाएगा तो 192 होता है, फिर 13 132 में कितनी बार चला जाएगा 5 टाइम्स, फिर 132 में 5 टाइम्स 148.55 चला जाएगा। अरे डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, आप डिवाइड करके देख लो, ये लो आपको करके बता देता हूँ, 1165.2 और इसमें 24 का भाग देना है, ये लो, तो 24 4 जा कितना होता है 96 होता है, माइनस करो कितना बचेगा, ये 0 और ये 2 बचेगा, फिर अगला संख्या होता है 5, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स आएगा 192, फिर कितना बचेगा आपके पास, ये 8 और 5 13 बचेगा, फिर पॉइंट लगा दिया, अगली संख्या आ गई आपके पास 2, तो इसमें कितनी बार जाएगा 24 पंजे 120 होता है 120, कितना बचेगा आपके पास 12 बचेगा, 0 आ जाएगी, फिर 5 बार चला जाएगा 24 पंजे 120। तो दिक्कत क्या है, डिवाइड करना सीखो फटाफट प्यारे बच्चों, तो 48.55 आपका आंसर, यानी सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े चलिए। तो हमेशा जब दो ग्रुप की बात आती है ना, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने प्रैक्टिस में भी बताया था कि इनका सम निकाल लो, टोटल इनका सम निकाल लो, टोटल सम निकाल के टोटल संख्या का भाग दे दो, ठीक है, टोटल संख्या का भाग दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। मंजू एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है जिसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। मीनू 30 मीटर के वृत्त के पार्क में दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करती है और कितने द्वारा? अगर मीनू 4 राउंड और मंजू 3 राउंड पूरी तरह से ले लेती है, तो आपको बताना कौन कम दूरी तय करती है और कितनी करती है, आपको बताना। सबसे पहले हम दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों क्या क्या कर रहे हैं ध्यान समझना। मंजू तो आयताकार में दौड़ती है, ये तो मंजू की बात हो रही है, ठीक है, ये तो किसकी बात हो रही है, मंजू की। और जो मीनू है वो स्क्वायर में दौड़ रही है। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये मंजू की बात हो रही है, यहां पे ये मंजू की बात हो रही है, और एक है आपके पास मीनू, ये मीनू की बात हो रही है। मंजू आयताकार पार्क जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ है आपके पास 35 मीटर और जो ब्रेथ है वो 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर। बी बराबर, बी कितनी है, 20 मीटर है। और ये एक स्क्वायर यानी वर्ग में जोड़ रही है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है, 30 मीटर। ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर होती है, ये भी 30 मीटर होती है, और ये भी कितनी होती है, 30 मीटर होती है। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, क्लियर है सभी के? मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ना। ये लो, अब बोल रही कि मीनू 4 राउंड दौड़ती है, मीनू है वो 4 राउंड दौड़ती है, और जबकि मंजू 3 राउंड दौड़ती है, 3 राउंड। तो आप मुझे बताओ कि मंजू 1 राउंड में कितनी दौड़ेगी, इसकी परिमिति के बराबर, पेरीमीटर के बराबर, और वो कितना होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस B होगा 1 राउंड में। तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई 1 राउंड में कितना बढ़ेगा, L और L कितने, 2, B और B कितने, 2। एक चक्कर यहां से स्टार्ट करके
वापस यहाँ पे आ जाएगी, मतलब L2 और B2 यानी 2 ब्रैकेट L प्लस B, याद है या नहीं, ये बताया था मैंने। ये पेरीमीटर के बराबर एक चक्कर लगाएगी और 3 चक्कर लगाएगी तो इतनी दूरी तय करेगी। और ये कितना करेगी, इसका पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू, अगर इसकी भुजा x है तो 4 इंटू भुजा साइड, 4 इंटू साइड लिख लो आप, 4 इंटू साइड भाई, 1 2 3 4, चारों बराबर हो तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी 4 इंटू साइड होगी। लेकिन 4 चक्कर कर रही है तो 4 राउंड में इतनी दूरी तय करेगी ये, तो हो जाएगा 3 2 6 और L प्लस B 35, 35 प्लस कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा आपके पास कितना 55, 55 इंटू 6 तो हो जाएगा आपके पास 330 मीटर, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और ये कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 इंटू साइड कितनी है इसकी 30, तो हो जाएगा 480 मीटर। अब आप ये बताओ कौन, आपको क्या पूछ रहा है कि, आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन कहां है, इफ मीनू टेक्स 4 राउंड एंड मंजू टेक्स 3 राउंड कंप्लीटली, यानी क्वेश्चन हु कवर लेस डिस्टेंस, कम कौन दौड़ रहा है, कम कौन दौड़ रहा है भाई, इसको मैं सही से लिख देता हूं 330 है, कम कौन दौड़ रहा है भाई, मंजू दौड़ रही है, कौन दौड़ रही है मंजू, और कितना कम दौड़ रही है भाई माइनस के 150 मीटर, कितना कम दौड़ रही है माइनस के 150 मीटर, तो कितना कम कर रही है प्यारे बच्चों 150 मीटर, तो 150 मीटर कौन कर रही है मंजू कर रही है, तो मंजू कर रही है तो मीनू वाले तो खत्म हो जाएंगे आपके, अब मंजू कर रही है कितना 150 मीटर, तो सी आपका राइट आंसर, सी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, एक फोटो फ्रेम एक चतुर्भुज के आकार का है, एक फोटो फ्रेम एक चतुर्भुज के आकार का है जिसमें एक विकर्ण दूसरे से अधिक लंबा है, एक विकर्ण दूसरे से अधिक लंबा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो फ्रेम संभावित आकार का है। अब देखो पहला अगर हम बात करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर की हम बात करते हैं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो स्क्वायर की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में दोनों डायगोनल होते हैं, विकर्ण स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर, इक्वल होते हैं भाई, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी किसकी बात कर रही है, कर रहे हैं यहां पे, दूसरा किसकी बात हो रही है यहां पे, रेक्टेंगल बी की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है बी की बात, तो बी क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब आयत, अब आयत की बात हो रही तो आयत में भी डायगोनल क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आयत में भी डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आयत में भी डायगोनल क्या होते हैं विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं बराबर, इसमें भी डायगोनल क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा हम बात करते हैं रोम्बस की, अगर रोम्बस है तो इस पर टिक करेंगे, अगर ये नहीं तो नन ऑफ दीज पे जाएंगे। तो जो रोम्बस होता है आपका, ध्यान से समझना, रोम्बस होता है वो इस तरीके से होता है, चारों साइड्स बराबर होती है, चारों साइड्स बराबर होती है, लेकिन ध्यान रखना इसके डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं डिफरेंट, इक्वल नहीं होते हैं भाई, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, D1 होता है ये D2 होता है, डिफरेंट नहीं इक्वल अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते भाई, सेम नहीं होते, तो कौन सा हो सकता है वो रोम्बस, एक बड़ा और एक छोटा होता है, और डिफरेंट होंगे तो एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो इसका मतलब कौन सा हो गया रोम्बस। इनको हिंदी में मैं बता देता हूं, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, इसका मतलब आयत होता है रेक्टेंगल, और रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज होता है, क्या होता है समचतुर्भुज होता है रोम्बस का मतलब, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तभी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू D2, D1 इंटू D2, याद है या नहीं है, इसलिए क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें भी इक्वल नहीं होते, समांतर चतुर्भुज में भी इक्वल नहीं होते, और काइट जो पतंग होती है उसमें भी इक्वल नहीं होते, और समलंब चतुर्भुज में भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। तो इसमें तो कब किसी केस में इक्वल, सब इस किसी भी केस में इक्वल होते हैं, कोई भी केस ले लो, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होते, तो रोम्बस आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक गैर शून्य पूरा नंबर, एक गैर शून्य पूरा नंबर, पूरा का मतलब होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये पूरा नहीं आएगा, यहां पे पूर्ण संख्या आएगी। एक गैर शून्य पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 ऐसी, और उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर का उत्पाद, उत्पाद का मतलब गुणनफल, गुणनफल लिख लेना है। देखो ये लैंग्वेज टाइपिंग से नहीं हुई है, ये पेपर में ऐसी लैंग्वेज आई थी, पेपर में ऐसी लैंग्वेज थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, टाइप नहीं किया हिंदी में,
ट्रांसलेट करने से कभी कभी इश्यू आ जाता है। फिर भी इंग्लिश में बताया तो इंग्लिश सही है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज नॉन जीरो। यानी होल नंबर जो होते हैं ना आपके पास, होल नंबर वो क्या होते हैं, वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ही होल नंबर होते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। क्या आता है? इवन नंबर। कैसे आता है समझो। नॉन जीरो का मतलब जीरो को हटा दो, नॉन जीरो का मतलब जीरो को हटा दो। एक बार जीरो को हटाओगे तो कोई से भी दो ले लो, जैसे मैं ये लेता हूं 1 इंटू 2 लेता हूं तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है? 2 आता है। एक और उसका अगला लेना है, एक के साथ 3 लेना, उसका जस्ट अगला। अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 2 से अगला कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 6। अगर मैं 3 ले रहा हूं तो 3 से अगला क्या आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 12। अगर मैं 4 ले रहा हूं तो इससे अगला क्या आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 20। यानी एक तो इवन नंबर आएगा। जब एक इवन यानी सम संख्या आ रही है, एक इवन का मतलब सम संख्या, इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या। अगर सम संख्या, अगर एक सम संख्या आ रही है तो गुणनफल भी सम संख्या ही आएगी, क्योंकि 2 का मल्टीपल आएगी, 2 का मल्टीपल 2 का भाग जाएगा। ठीक है। अब 5 के साथ 6 अगले एक विषम और एक सम है, तो आप 2 को लोगे तो एक सम संख्या तो आएगी आएगी। तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा? सम संख्या। ये क्या आएगी? ऑलवेज सम संख्या आएगी। क्या आएगी? सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या हो गया आपके पास? ये इवन नंबर। क्या हो गया? इवन नंबर। तो क्या आएगा आंसर? एन इवन नंबर। हमेशा ध्यान रखना है, नॉन जीरो को लेने के बाद जीरो को हटा दो, बाकी संख्या का सक्सेसर लेना है। ऐसे नहीं कि एक के साथ 3 ले रहे हो, 3 इसका सक्सेसर नहीं, इसका सक्सेसर 2। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है इसका अगला नंबर। अगला नंबर जो होता है वो सक्सेसर होता है, और पिछला नंबर जो होता है वो प्रीडिसेसर होता है, पिछला नंबर। तो 2 का प्रीडिसेसर निकालेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, और सक्सेसर निकालेंगे तो +1 का मतलब 3। तो ये सक्सेसर होता है, ये सक्सेसर होगा और ये प्रीडिसेसर होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17। एक राशि 5 साल में 9% की दर से ₹4016.25 का साधारण ब्याज देती है। राशि क्या होगी? आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही। वो कितना दे रखा है? 4016.25 ये दे रखा है आपको साधारण ब्याज। ठीक है, समझना प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला? 5 साल। टाइम कितना है आपके पास? टी बराबर टाइम, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। टाइम कितना दे रखा? 5 ईयर। और रेट ऑफ रेट कितनी दे रखी है आपको? 10%, 9% दे रखी है। और प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पी आपको निकालना है। सम भी बोल सकते हो इसको आप, सम यानी वो धन भी बोल सकते हो, वो निकालना है आपको। तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते हो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये दे रखा है 4016.25, और ये दे रखा है आपको पी की निकालनी है वैल्यू, और ये आपको टाइम कितना, आर कितनी है? 9, टाइम कितना है? 5, और डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100 तो इधर गुणा हो जाएगा, गुणा होने से पॉइंट हट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास P इंटू 9 इंटू 5, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 401625। मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो पॉइंट हट जाएगा आपका। ठीक है, अब 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देता हूं मैं। तो P इक्वल आ जाएगा आपके पास 401625 अपॉन 9 इंटू 5। तो 9 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36, 40 में से 36 गया, 4 बचा। 41 में से 9 4 जा 36, फिर 5 बचा, तो 9 6 जा 54, फिर 2 बचा। 22 में 9 2 जा 18, फिर 4 बचा। 9 5 जा 45, फिर 5 से कट जाएगा। 5 8 जा 40, फिर 4 बचा। 5 9 जा 45, फिर 1 बचा। ठीक है, अब 8 9 कहाँ पे आ रहा है? 8 9 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1 बचा। 5 2 जा 10, अब 2 इसी में आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा 10, फिर 2 5 5 जा 25। 8925 आपका आंसर आएगा। अरे भाई वापस देख लो, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, फिर 4 और 1 में 9 चौक 36, फिर 5 बचा।
फिर 5 और 6 में 9 6 54, फिर 2 बचा, फिर 2 और 2 22 हो गया, 9 दूनी 18, फिर कितना बचा 4, 9 पंजे 45, फिर 5 का दिया, 5 छट्टे 40, फिर 4 बचा, 4 और 46, 5 नाम 45, फिर 1 बचा 12, 12 में 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 2 और 5 पचम 25। आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 8925। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब समय शाम 6 बजे दिखाता है तो घड़ी के हाथों के बीच के कोण, अब घड़ी के हाथ तो नहीं होते हैं, हैंड बोलते हैं इसको, मिनट हैंड और आर एंड, जो घड़ी के एंड होते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम शो 6 PM। तो पहले घड़ी बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि घड़ी बना लेते हैं। गोल ये आपके सामने घड़ी है, ध्यान से समझना। अब ये होता आपका टोटल 12 और ये होता आपका 6। अब आप बताओ, ये पॉइंट आ गया सेंटर में, आप बताओ जब 6 बजते हैं तो आर छोटी वाली सुई तो इधर होती है और बड़ी वाली सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यही होता ना 6 बजे में। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। यही आपका आंसर है। 6 बजने का मतलब कोई भी टाइम बजता है आपका, जैसे 5 बज गए, 6 बज गए, कोई भी टाइम होता है तो फिक्स टाइम पे क्या होता है कि छोटी सुई तो उस नंबर पे रहती है और बड़ी सुई 12 पे होती है घूम के, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। टाइम देखना तो सभी को आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर के क्यूब, क्यूब का मतलब घन, हिंदी में घन बोला जाता है, क्यूब का आयतन ज्ञात कीजिए। ये एरर टाइपिंग नहीं है प्यारे बच्चों, ये एरर आपके पेपर में ही ऐसे आई थी लैंग्वेज, आप देख लेना प्रीवियस पेपर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का? क्यूब जानते हो प्यारे बच्चों, क्यूब जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपको हम बता देते हैं क्यूब कैसा होता है। बड़ा ही सुंदर क्यूब होता है। डाइस, सांप सीढ़ी खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे आप, है ना। ऐसा होता है जिसका ईच सरफेस क्या होता है, स्क्वायर। ईच सरफेस क्या, कितने सरफेस होते हैं इसके? सरफेस कितने होते हैं क्यूब पे? मैंने बताया था ना आपको, टोटल 6 सरफेस होते हैं और एजेस कितने होते हैं 12 और वर्टिसेस कितने होते हैं आपके पास बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस होते हैं। ये इनको वर्टेक्स बोलते हैं, इनको वर्टेक्स, और इनको एजेस बोलते हैं। ये 12 है और ये जो पूरा है ना इसको सरफेस बोलते हैं। कितने सरफेस? 6 होते हैं, एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट और एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम यानी आयतन, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसके एक साइड ले लो या एज ले लो, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, आयतन। और साइड कितना दे रखा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 216। यूनिट लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आता है? क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए क्यूब 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 हो जाएगा। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। आगे चले, चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, रोमन अंक CDXX 1X को अरेबिक अंक में लिखिए। अरेबिक में लिखना है इसको, अरेबिक मतलब इंडियन काउंटिंग, ठीक है। CDXXX19। अब आप देखो, C का मतलब क्या होता है? 100। D का मतलब कितना होता है? 500, ठीक है, यही होता है ना। और X का मतलब कितना होता है? 10। अब आप देखो, और इसका मतलब क्या होता है? 9। बड़ा ही सिंपल है, आपको पता है ये क्या है? 9 है, और ये कितने? 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 30। कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होता है? 5। अब देखो 5 से पहले अगर C आ जाता है, एक तो होता है 5 से पहले C, D से पहले C, D के बाद में C। तो D के बाद में C आता तो इसका मतलब तो होता है D का मतलब 500 प्लस 100, और अगर पहले आता तो उसका मतलब क्या? 500 माइनस 100, इसको बोलते हैं हम 400। इसको क्या बोलते हैं? 400 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 400। जैसे 10 के आगे, ये देखो 10 के आगे अगर 1 लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होता है? 10 माइनस 1 यानी 9 होता है। कितना होता है? 9। अगर 10 के आगे 1 लगा दोगे तो 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 होता है। याद है या नहीं है? आगे लगने का मतलब ऐड करना है, पीछे लगने का मतलब माइनस करना है। तो 500 माइनस 100 कितना होगा? 400। इनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 439 आपका आंसर, ठीक है। 439 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है, 1296। यदि एक संख्या दूसरे से 18 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ वन नंबर इज 16। देखो यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है। वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश वाली को सही मानेंगे, या 16 कर लेना आप,
क्या कर लेना 16, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देंगे हम। तो 2 नंबर है आपके पास प्यारे बच्चों, समझना, एक नंबर दूसरे का कितना 16 टाइम्स है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा इसका 16 टाइम्स 16, यानी अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। आप ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 16x, याद है या नहीं है 16 टाइम। अगर ये 1 है तो इसका 16 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16x हो जाएगा। अब इनका गुणनफल जो है वो आपको कितना दे रखा है 1296 दे रखा है, गुणनफल करोगे तो कितना आएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 1296। यहां तक किसी को दिक्कत प्यारे बच्चों, 16x स्क्वायर इक्वल क्या आएगा आपके पास 1296 डिवाइडेड बाई 16। तो करो 16 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास 128, 16 8 जा 128, 16 1 जा 1, एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया। तो यहां से आप x का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 81, क्योंकि स्क्वायर हटते अंडर रूट में प्लस माइनस आ जाता है। लेकिन हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस नेगेटिव, यानी प्लस माइनस 9। तो हम प्लस का वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब x का मान 9 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, यानी ये वाला नंबर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 9 यानी 144, यानी एक नंबर 9 है तो दूसरा 144। आपको बोला स्मॉलर नंबर क्या आएगा 9 आएगा, डी आपका करेक्ट आंसर। छोटा नंबर क्या है 9, ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, आगे चले प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 22। एक कोण का माप 60 डिग्री, एक कोण का माप 60 डिग्री का 3/4 है, एक कोण का माप 60 डिग्री का 3/4 है, इसके पूरक कोण का माप बताइए। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहले तो वो एंगल निकालो कोई भी, ठीक है, जो कोण आपको है x, उस कोण का माप आ गया 60 डिग्री का 3/4 आ गया। तो कितना आएगा आपके पास, ये काट दो, 4 से कट जाएगा 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, 45 डिग्री आ गया भाई, कितना आ गया 45 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालना है, तो पूरक कोण निकालने के लिए इसका पूरक निकालना है, तो पूरक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोण है इसको 90 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि जिनका योगफल 90 होता है पूरक होता है। तो 90 माइनस 45, 45 का पूरक क्या होता है 45 ही होता है, 45 का पूरक कौन 45 ही होता है, ये आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास 23। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि 5.765 और 1.327 के योग से 8.362 और 7.942 के अंतर को घटाए। Subtract the difference of 8.362 and 7.942 from the sum of 5.675 and 1.327, यानी 5.675 और 1.327 का सम करो पहले, ठीक है, सम करोगे तो कितना आएगा, और इनका डिफरेंस करो 8.362 7.942 इनका डिफरेंस करो, फिर जो ये आएगा ना इनका डिफरेंस आएगा उसको इनके सम में से माइनस करना है। 7 और 5 कितना होगा 12, कितना बचा कैरी 1, 7 to 9 और 1 कितना होगा 10, कैरी कितना बचा 1, हासिल की 1, 6 3 और 1 10, हासिल की कितना बचा 1, तो कितना आ गया 7 आ गया। डिफरेंस करो, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो हाथ 1 लिया उधार, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, तो यहाँ पे उधार लिया तो 7 बचा, 7 में 7 गया 0। अब इसको इसमें से माइनस करो, 7.002 में से 0.420 माइनस करोगे तो कितना आएगा। अब देखो 7 में से थोड़ा सा माइनस हो रहा है तो वैल्यू 6 के अराउंड आएगी, 6 के अराउंड, ये तो हो ही नहीं सकती, इतनी तो कम हो ही नहीं सकती वैल्यू। 4 कब आएगी, जब 3 माइनस होगा 7 में से, 3 तो है ही नहीं। 3 कब आएगी, जब 4 माइनस होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या है 4 है ना, यहाँ पे क्या है 4 है। अभी 4 कब आएगा, जब 7 में से 3 माइनस होता है। इतना सा माइनस करने पे थोड़ी 4 आ जाएगा, 3 भी नहीं आ सकता, वहां पे 3 है, 3 भी नहीं आ सकता, तो ये 3 तो ऑप्शन होंगे नहीं, यही आपका आंसर आएगा। इसकी तो मजबूरी है सही होना, जब 4 में से 3 गलत हो गए तो एक का तो सही होने की मजबूरी है। तो ये 2 एज इट इज आ जाएंगे। अब इस 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इधर से क्या लेंगे, इधर से भी कुछ नहीं, बेचारा गरीब आदमी है ये, अभी बेचारा गरीब है तो इससे पास लेंगे, तो 1 लिया तो कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया तो कितना आ गया 8, ठीक है, फिर ये कितना हो गया 9। अब इसके संग इसको भी मिल गया, पड़ोसी है ना, जब ये उधार लेके आया ना तो ये इसको भी बेचारे को थोड़ा मिल गया, तो इसको 9 मिल जाता है। 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, और ये कितना बचा आपके पास 6, तो 6.582, क्योंकि एक इधर लिया ना तो 6 बचेंगे उसका, 6.582 आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
आकृति की परिधि ज्ञात कीजिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। फिगर आपके सामने, इसकी पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को मैं अच्छे से कर लेता हूं, ध्यान से समझना। इस डायग्राम को मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं आपके सामने। ब्लैक कलर ले लेते हैं ना, ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो जाए। आप प्रीवियस ईयर पेपर साथ में रखा करो ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। ये 4 सेंटीमीटर है आपके पास, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है आपके पास, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ऐड करते जाओ बस। 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होगी इसकी, परिधि। इनको ऐड करते हुए चलना है। और ये सेंटीमीटर 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। अब इनको सबको ऐड करना है। ऐड करोगे तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 14, 14 3 17, 17 19, 93 22, 22 26, 26 27, 27 और 3 30, 32 32, 32 और 3 35, 35 और 4 कितना हो गया 39, 39 एक 40, 40 और 3, 40 और 3 कितना 43, 43 टू 45, 45 और 3 48, 48 और 5 4 कितना हो गया 48 और 4 52। तो 52 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्या आएगा 52। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 तो एक बार है। 1 + 1 + 1 + 1, 4 कितनी बार है, एक कितनी बार है 4 बार है। फिर उसके बाद 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने 8 है। उसके बाद 2 कितनी बार है, 2 है 1 2 3 4, 2 4 बार है। तो 1 2 3 4, तो ये तो हो जाएगा 8। ये 3 कितनी बार है 8 बार है। तो ये हो जाएगा आपके पास, समझना, 8 × 3 = 24। 24 ये हो गई, 8 ये हो गई, और इसको देखेंगे तो कितना होगा 4 बार है तो 4 हो जाएगी। अब 4 कितनी बार है देखो, 1 2 3 और 4, 4 4 बार है, ठीक है। 4 + 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया आपके पास 16 ये हो गया। तो ऐड कर दो 8 + 16 + 24 और +4, तो ये 40 हो गया। 40 और 48 और 4 52, 52 हो गया, 52 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, रुपीज 450 की राशि के लिए कितना समय लगेगा सरल ब्याज में प्रतिवर्ष 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए पाने के लिए। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू यील्ड रुपीज 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। टाइम निकालना है आपको। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कितना T निकालना है। तो T की वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, SI इंटू क्या हो जाएगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा P × SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P × क्या आ जाएगा R आ जाएगा, और ये हो गया T का मान। SI कितना दे रखा है 81 इंटरेस्ट दे रखा है, 100 आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी, P कितना दे रखा है 450, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4.5। 4.5 को आप 9.2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल 9/2 लिख सकते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है ना, इसको आप 9/2 लिख लो, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और इक्वल टाइम आ गया T। अब देखो ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या इस 2 से काट दो इसको, इस 2 से इसको काट दो। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, और ये 9 से ये कट जाएगा, 9 9 = 81, और ये 9 से फिर ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, और ये 25 से 100 4 बार कट जाएगा। तो T का मान कितना आ गया 4 आ गया, फाइनली 4 साल। T का मान कितना आ गया 4 ईयर, 4 ईयर आपका आंसर। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों पार्ट 1 में।
अब आगे के पार्ट में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। हम नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे डेली। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे।